नमस्कार, ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मोशन का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं और ये मोशन चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो रहेगा हम लोग का मोशन इक्वेशन इन वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हम लोग मोशन का तीन इक्वेशन देखे हैं तो वो तीनों इक्वेशन को हम लोग वर्टिकल डाउनवर्ड और वर्टिकल अपवर्ड मोशन में भी उसका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ये भी हम बताएंगे, ठीक है। फिर यहां पर लास्ट पॉइंट जो रहेगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल रहेगा, यानी आज जो मैं बताने वाला हूं वो एनसीईआरटी का केवल न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। वही न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक न्यूमेरिकल बताऊंगा ताकि आपको दूसरा बुक का न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। ये यहां पर लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वर्ड को समझिएगा, इसमें तीन वर्ड मिला हुआ है। एक हो गया यूनिफॉर्म, एक हो गया सर्कुलर, एक हो गया मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, और सर्कुलर का मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है, मूविंग करना। तो अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूविंग करता है तो उसका हम लोग मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी, सबसे पहले तो समझ लीजिए सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है तो उसका मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल डिफिनेशन है सर्कुलर मोशन का। जैसे अगर मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर, अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो उसका दो चीज होना बहुत जरूरी है, एक उसका रेडियस और दूसरा है उसका सेंटर। रेडियस और सेंटर के बिना सर्कुलर पाथ बनेगा ही नहीं। तो मान के चलिए ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस, ये इसका रेडियस आर हो गया, सेंटर क्या हो गया, ओ। अब अगर मान लेते हैं यहां पर कोई बॉडी है जिसका मास एम है, ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इसका मास एम है, अगर ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस बॉडी में जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का बहुत जगह एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्विंग करता है वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। मून जो अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्विंग करता है वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन का बहुत जगह एग्जांपल देख सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं एक पत्थर को एक धागा से बांध के ऐसे घुमाते हो, ठीक है, अगर मान लेते यहां पर एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है, ये क्या किया, हाथ में एक धागा ले लिया, ठीक है, हाथ में एक धागा ले लिया और एक पत्थर को घुमा रहा है। तो ये जो पत्थर जो घूमेगा इस मोशन को भी हम लोग क्या, पत्थर का ये जो यहां पर स्टोन एक ले लिया, मान लिया स्टोन, इसका मास m है, तो ये जिस पाथ पर घूम रहा है वो पाथ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो यहां पर स्टोन का मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पर सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी है ना, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, then its motion is called circular motion, सर्कुलर मोशन। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल हम बता दिए। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ मून है ना, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। लेकिन अब यहां पर ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, मान लेते सपोज दैट आप किसी ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, एक ग्राउंड में सर्कुलर चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से, जैसे अगर मान लेते हैं आप यहां पर हो, ठीक है, अगर आपका स्पीड हर एक चक्कर में 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मान के चलिए ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड, यानी आप 1 मीटर में 5 सेकेंड राउंड करते हो, ठीक है, तो आप हर एक टाइम है ना, तो अगर मान लेते अपना स्पीड का मैग्नीट्यूड को अगर आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है,
अपना स्पीड का अगर मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते हो तो इस तरह का मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप अपना स्पीड को चेंज करते हो, जैसे आप यहां पर स्पीड घूम रहे हो, फिर कुछ देर के बाद अपना वेलोसिटी को कम कर लेते हो या स्पीड का मैग्नीट्यूड को कम कर लेते हो, ठीक है। ये यहां पर 5 है, आप यहां पर जब आते हो, यहां पर आते हो तो अपना स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड कर लेते हो, लेकिन आप सर्कुलर में ही घूम रहे हो, लेकिन आप अपना स्पीड को चेंज कर रहे हो, स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हो। तो इस तरह का मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन आपको एनसीईआरटी में सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग यहां पर सर्कुलर मोशन का बात करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब यहां पर बात देखिए, अब यहां पर हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया। If a body is moving in a circular path with constant velocity is called uniform circular motion। यानी constant velocity के साथ अगर मूव कर रहा है, constant velocity या स्पीड के साथ अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन हो जाएगा, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन हो जाएगा when a body is moving in a circular path with constant speed is called uniform सर्कुलर मोशन। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी में जो मोशन हो रहा है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि यहां पर ये देखिए कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अब एक बात को समझिएगा कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के साथ घूमता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट दिखाते हैं, ये ए हो, बी हो गया, सी हो गया और यहां पर डी हो गया। ये बॉडी है, जो ये बॉडी बोलिए या ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर जब था ये रिवॉल्विंग कर रहा है, ठीक है। ये रिवॉल्विंग कर रहा है, ऑलरेडी पहले ही घूम रहा है ये, ठीक है। यानी ये घूम रहा है, पहले से ही घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है पहले से ही, ठीक है। लेकिन हम यहां पर किसी टाइम देख रहे हैं तो बॉडी जो है यहां पर है, यहां पर उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है। देख लीजिए बढ़िया से, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। लेकिन जब बॉडी बी पर पहुंचता है, बी पर यहां पर जब बॉडी पहुंच जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, देखिए यहां पर हो जा रहा है। ये V1 है, ये V2 है। वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ऊपर में तीर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब बॉडी पहुंच रहा है तो उस टाइम इसका जो डायरेक्शन है वो ये इधर हो जा रहा है V3, और यहां पर फाइनली जब वो पहुंचता है तो इसका डायरेक्शन यहां पर हो जा रहा है V4। तो आप यहां पर देखिए, आराम से इसको ध्यान से देखिए कि यहां पर 4 पॉइंट लिए हैं। इस तरह से सर्कल में बहुत सारा पॉइंट होता है, तो ये 4 पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हर एक जगह पर बॉडी का जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। यानी यहां पर V1, V2, V3, V4 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है हर एक पॉइंट पर। तो अब यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, और वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंजिंग हो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो, दोनों में से किसी एक में चेंजिंग होता है तो वेलोसिटी में चेंजिंग होना कहलाता है। और अगर वेलोसिटी में चेंजिंग होना हो गया है तो यहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, यानी यहां पर बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, हो चुका है, ठीक है। लेकिन लीनियर मोशन में हम लोग क्या देखे थे कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो वहां एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर चेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण जो है यहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी पर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंजिंग हो रहा है। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए, सिंस एट एवरी पॉइंट
द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, चेंज, ठीक है, क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज, देखिए बिकम से यहां पर क्या हो जाए, डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब बॉडी पर डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण क्या है, सो एन एक्सिलरेशन इज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, जिसके कारण क्या है, बॉडी पर एक एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस एक्सिलरेशन इज कॉल्ड, इसी एक्सिलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एक्सिलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। इसी एक्सिलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। ये क्या हो जाता है, बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है बॉडी में, जो सर्कुलर पाथ पर मूविंग करता है, ये बॉडी को क्या करता है, ये जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है बॉडी पर, ये सेंटर की ओर काम करता है, यानी बॉडी जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर होगा उसका सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन होता है, किसका, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का। और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन को हम लोग ए और सी से डिनोटेड करते हैं, ए और नीचे सी लगा देते हैं। ए का मतलब एक्सिलरेशन होता है और सी का मतलब हो गया सेंट्रीपिटल, नॉट सर्कुलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर एक बात को समझिएगा, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ आप लोग को क्लास 9th में नहीं दिया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो AC इक्वल टू होता है v²/r। क्या होता है इसका फॉर्मूला, v²/r। v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और r क्या होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इस बॉडी में जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इस एक्सिलरेशन का नाम क्या रखा गया, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अब अगर मान लेते हैं कहीं पर एक्सिलरेशन लग रहा है, तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे कि बॉडी पर एक्सिलरेशन बन रहा है, इसका मतलब वहां पर फोर्स लग रहा है, और यहां भी एक्सिलरेशन बन रहा है, इसका मतलब यहां भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी यहां पर जो फोर्स, यहां पर जो बॉडी जब घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन के बारे में ही पढ़ना है, आगे हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यह बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम भी एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सिलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल समझिए, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि अर्थ का जो स्पीड होता है सन के चारों तरफ वो फिक्स है, मून का जो स्पीड है वो भी फिक्स है। तो जहां जहां स्पीड सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसका स्पीड फिक्स है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मोशन इक्वेशंस है, मोशन इक्वेशन वो वर्टिकल मोशन के टाइम क्यों यूज किया जाता है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। जब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मोशन इक्वेशंस क्या होता है। ये जो मोशन इक्वेशन हम लोग 3 देखे थे मोशन इक्वेशंस, एक था v = u + at, फिर एक था v² = u² + 2as था, और फिर एक थर्ड था s = ut + ½ at²। ये मोशन का 3 इक्वेशन होता है, नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसका नंबरिंग को आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप बात को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो होता है, यहां पर सबसे बड़ी बात समझिएगा, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, s होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, और t होता है टाइम, और a जो होता है, a ही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। a क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब यहां पर a जो होता है ना, a ये होता है आपका कांस्टेंट एक्सिलरेशन, यानी
एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तभी जाके ये तीनों फॉर्मूला यूज कर पाओगे। क्योंकि देखिए ये तीनों फॉर्मूला में एक्सीलरेशन है, ये तीनों फॉर्मूला में एक्सीलरेशन है। यहां देखिए पहला फॉर्मूला में क्या, यानी पहला इक्वेशन में आपका एस नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन है, सेकंड फॉर्मूला में टी नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन है, और थर्ड फॉर्मूला में भी नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन है। यानी ये तीनों फॉर्मूला जो है, ये तीनों इक्वेशन जो है किसको दिखाता है, और सिर्फ एक्सीलरेशन के लिए रिलेशन निकालता है ये, ठीक है। तो और यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब एक बात को समझिएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और दूसरी बात क्या है, ये जो तीनों इक्वेशन होता है ना किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर लीनियर मोशन, लीनियर यूनिफॉर्म एक्सीलरेट मोशन। ये जो तीनों इक्वेशन होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लीनियर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यानी दो चीज यहां पर छिपा हुआ है, मोशन लीनियर होना चाहिए और उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब जाके ये तीनों एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर बात यह है कि सर आप यहां पर क्यों लिखे वर्टिकल मोशन में आप इसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो देखिए वर्टिकल मोशन को समझिए। आप अगर मान लेते यहां पर, ठीक है, आप अगर मान लेते यहां पर, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं, मान के चलिए आप यहां पर खड़े हैं, आपके हाथ पर एक बॉल है, मान के चलिए आपके हाथ पर एक बॉल है, कुछ भी बॉल समझ लीजिए, ये टेनिस बॉल ही है, ठीक है। आप इसको ऊपर फेंकते, वर्टिकल का मतलब यूं एकदम सीधा, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। तो अगर आप इस बॉल को ऊपर फेंकते हो और इसी में सीधा जाता है, ठीक है, वर्टिकल इसी में जाता है, तो ये बॉल यहां पर पहुंचने के बाद, यानी मैक्सिमम हाइट को पहुंचने के बाद, बिल्कुल अगर आप वर्टिकल फेंक रहे हो तो यानी वर्टिकल गया। अब जब वर्टिकल फेंकोगे तो गिरेगा भी आपका वर्टिकल डाउनवर्ड में भी। इसका मतलब ये हुआ जब आप फेंक रहे हो तो भी एक स्ट्रेट लाइन में गया, जब वो वापस आ रहा है तो भी वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप थ्रो कर रहे हो वर्टिकल ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन दिख रहा है वो मोशन क्या हो जा रहा है, लीनियर मोशन, ठीक है। अब बात यह है कि सर यहां पर एक्सीलरेशन आप कैसे दिखाइएगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग, ग्रेविटेशनल नाम का चैप्टर में हम लोग यह भी देखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस पर एक एक्सीलरेशन काम करता है, उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उस एक्सीलरेशन को, उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या होता है, जी होता है, और जी का वैल्यू होता है जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली में इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। जी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो ऊपर जा रहा है तो भी स्ट्रेट लाइन पर, नीचे आ रहा है तो भी उसी लाइन पर आ रहा है, और उस पर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन काम क्या कर रहा है, वो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मोशन, यहां जब हम लोग किसी बॉडी को ऊपर फेंकते और ऊपर से जब वो नीचे गिरता है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। वहां पर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, उसका मोशन भी आपका यूनिफॉर्म है। तो आप यहां पर देखिए अगर ये चीज है तो यहां पर इस यानी वर्टिकल मोशन के टाइम ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेबल होने का दो कारण, दो इसका रीजन होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करना चाहिए, दूसरा उसके पास जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब हम लोग किसी को फेंकते हैं ऊपर तो वो दोनों चीज दिखाता है, इसलिए यहां पर ऊपर और नीचे जब वो ऑब्जेक्ट आता है तो ये तीनों इक्वेशन लगेगा। लेकिन एक बात को समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है, यानी यहां पर इसका जो वर्टिकल मोशन होता है वो दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड, एक हो जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। तो इसमें जो जब आप लोग ऊपर, हम लोग देखो बहुत सिंपल चीज है, जब हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है,
जब हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है? उसका वेलोसिटी घटता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग किसी को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर के कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। इसका मतलब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो वेलोसिटी को घटाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? एक्सीलरेशन। यानी अगर आप किसी चीज को फेंक रहे हो, उसका वेलोसिटी घट रहा है, यानी उल्टा डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वहां पर नेगेटिव एक्सीलरेशन काम कर रहा है। तो जब हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर जो ए होता है वो माइनस जी हो जाता है, यानी वहां पर जो एक्सीलरेशन काम करता है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण वेलोसिटी घट जाता है। लेकिन वही चीज जब हम लोग किसी चीज को यहां पर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे किसी हाइट पर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आता है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है, यानी उसका एक्सीलरेशन के कारण क्या है, उसका वेलोसिटी बढ़ते रहता है। यानी इसका मतलब जब डाउनवर्ड का बात करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड जब मोशन होता है तो वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट ऑब्टेन बाय द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्टेन बाय द ऑब्जेक्ट। जितना हाइट ऑब्टेन करता है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टेंस में, यानी एस आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका एच में, ठीक है, एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच में। तो अब यहां पर देखिए मोशन इक्वेशन क्या बन जाएगा इसके लिए, यानी वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए जो मोशन इक्वेशन होगा v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस जी टी। ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, g में। और थर्ड में देखिए सेकंड सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा, 2gs। इसका यहां पर क्या हो जाएगा, 2gs हो जाएगा, सॉरी s की जगह क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा, s की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और थर्ड जो इक्वेशन होगा s इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a को हम रिप्लेस किए हैं g से और h को रिप्लेस किए हैं, सॉरी s को रिप्लेस किए हैं h से। लेकिन जब हम लोग यहां पर बात करेंगे इसमें तो यहां पर v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस gt होगा। माइनस gt क्यों होगा, क्योंकि यहां पर माइनस, यहां पर इसमें प्लस लग रहा है उसमें माइनस लगेगा। और अगर सेकेंड इक्वेशन का बात करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh, क्या हो जाएगा, माइनस 2gh। यहां भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। थर्ड इक्वेशन का बात करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये देखो डाउनवर्ड, जब अपवर्ड का बात करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा सब, और जब डाउनवर्ड का बात करेंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और बात, जब हम लोग ये सब वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड का बात करते हैं ना तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं तो वो एकदम मैक्सिमम हाइट के जाने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। या यूं समझिए कि जहां पर वो रुक जाता है वही होता है उसका मैक्सिमम हाइट। उसके बाद क्या होता है, वो डाउन की ओर आने लगता है, यानी वो नीचे की ओर अपना आने मोशन करने लगता है। तो यहां पर जो समझने वाली बात है, एट मैक्सिमम हाइट the velocity of the object will be zero. The velocity of the object will be क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो आपका जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल पर। ये सारा फॉर्मूला का फंडा तो समझ में आ गया। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है ये है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। ये कह रहा है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूविंग कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, ठीक है। लेकिन वो एथलीट जो है उस सर्कुलर पाथ का 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कितना में, 40 सेकेंड में। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के बाद उस एथलीट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन तो समझ लिए हम लोग, अब इसको सवाल को आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया और ये इसका सेंटर हो गया और इसका रेडियस हो गया 200 मीटर। इसका रेडियस कितना हो गया, 200 मीटर। बंदा ये है, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है, ठीक है, जो भी है। तो यहां पर ट्रैक
ट्रैक का जो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, ट्रैक का रेडियस हो गया आपका 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। अब यहां पर एक बात को समझिए, एक राउंड वो कितना टाइम में लगा रहा है, 40 सेकंड में, यानी वन रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना है आपका 40 सेकंड, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस होगा, ये निकालना है। तो जरा समझिए कि अगर ये ए से शुरू किया था चलना, तो 40 सेकंड के बाद ये फिर कहां आ जाएगा, ए पर ही आ जाएगा। इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, इसको जो है 4 भाग में बांट देते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी, यानी 4 इक्वल भाग में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए इस पाथ को, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो गिवन टाइम है, वो गिवन टाइम कितना है, जो गिवन टाइम है आपका 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड का अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल सेकेंड का अगर बात करेंगे तो 2 मिनट का मतलब 2 × 60 + 20, तो ये हो जाएगा 120 + 20 इक्वल टू 140 सेकेंड हो गया। इसमें टोटल जो टाइमिंग लग रहा है, ये जो गिवन टाइम का बात कर रहा है, ये कितना बात कर रहा है, 140 सेकेंड का बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहां पर समझते हैं, देखिए ये आप यहां पर कैलकुलेट कीजिए, आप अपना माइंड में इसको सेटअप कीजिए कि अगर इतना सेकंड में ये बंदा कहां पर रहेगा, तो 40 सेकंड में ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 80 सेकंड में फिर ये यहां पर पहुंच जाएगा, 40 80 में फिर यहां पर आ गया, ठीक है, और फिर 120 में वापस यहां पर आ जाएगा, 120 सेकंड में ये वापस यहां पर आ जाएगा, यहां पर, और फिर वो कितना घूम रहा, बचा कितना, 120 तो आप घूम गए, अब कितना बचा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर फिर कितना, और 20 मिनट, तो यहां पर 20 सेकंड, सॉरी, तो 20 सेकंड, 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकंड में कहां पर पहुंच जाएगा, ये 20 सेकंड में आपका यहां पर पहुंच जाएगा, 20 सेकंड में, ठीक है। तो यह यहां पर पहुंच जाएगा सी पर। तो यहां पर अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पहले आप डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ए सी, ए से सी, और ए सी जो है आपका 2 रेडियस के बराबर है, आर प्लस आर। तो एक रेडियस है आपका 200 मीटर, सॉरी आर प्लस आर, यहां पर ये जो है, सॉरी ये जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आर प्लस आर करेंगे तो ये हो जाएगा 2r, और 2r का मतलब डायमीटर, और डायमीटर का मतलब यहां पर दिया है 200 मीटर, यानी बॉडी यानी ऑब्जेक्ट एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 200 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां पर समझते हैं इसका डिस्टेंस का बात करते हैं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जब ये एक चक्कर लगाता है, ये जो एथलीट है एक चक्कर लगाता है, वन रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसका सरकमफेरेंस। एक रेवोल्यूशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है। तो जरा गिनिए ये कितना सरकमफेरेंस कवर किया, एक बार गया 40 में, दूसरा बार गया 80 में, फिर और 20, तीसरा बार चला गया 120 में, और उस फिर 20 में कितना आ गया यहां पर, यानी 3.5 रेवोल्यूशन उसका हो रहा है। यानी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन इनटू, है ना, इनटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो टोटल रेवोल्यूशन से 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवोल्यूशन जो है यहां पर 3.5 है। कितना है 3.5 है। टोटल रेवोल्यूशन कितना है 3.5 है। तो 3.5 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर, और 2 पाई आर तो 3.5 का मतलब होता है 7/2, यहां पर मिस्टेक हो गया 7/2, और ये हो गया 2 पाई आर। ठीक है, तो इसको हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, और 2 पाई आर तो इसका मतलब ये हो गया 7/2 इंटू 22/7, और यहां पर 2r का मतलब हो गया 200। 2r का मतलब कितना हो गया 200, 2r का मतलब 200। तो यहां पर देखिए, अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि ये 7 कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
2200 मीटर, यानी 2200 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये है एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रेट रोड, ठीक है, जिसमें जोसेफ जो है अब जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, वो स्ट्रेट रोड ये हो गया। मान के चलिए यहां पर यहां से ये यहां पर ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, यहां से जोसेफ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोला जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। ठीक है, यहां पर बी तक आता है। ठीक है, तो यहां बी ऑफ अ स्ट्रेट रोड, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर। 300 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर। ठीक है, एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, फिर 100 मीटर बैक आता है टू पॉइंट सी। अब यहां से ये वापस फिर इस डायरेक्शन में गया, अब इस डायरेक्शन में फिर वापस आया, कहां पर पॉइंट सी तक आया। मान लेते हैं यहां पर सी है, तो ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 100 मीटर, और इसको यहां पर आने में कि यहां से यहां बैक कितना में हो रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में, और ये यहां से यहां कितना में गया 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने में उसका टोटल वेलोसिटी और टोटल स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, और फिर ए से सी तक है ना, ए से सी तक उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक वाला फाइंड करते हैं फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए टू बी। तो ए टू बी अगर बात करते हैं, ठीक है, ए टू बी, ए से बी तक अगर बात करते हैं तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। देखिए टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों ही सेम है, और वो कितना है 300 मीटर। तो यहां पर क्या होगा, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, एवरेज वेलोसिटी दोनों ही यहां पर इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होने का कारण क्या है कि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में सेम है। तो यहां पर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन यहां पर लिख लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर हो गया। ठीक है, और यहां पर जो टाइम है वो कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड, इसका मतलब कितना सेकेंड हो गया, देखिए समझिए, इसका मतलब हो गया 2 × 60 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 120 एंड 30, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 150 सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे 150 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इसका एवरेज स्पीड का और वेलोसिटी का बात करेंगे कब, जब वो ए से सी तक आता है। ठीक है, ए से सी तक आता है, तो ए से सी तक आएगा तो इसका वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा और इसका स्पीड में भी अलग वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि आगे देखिए यहां पर सेकंड कंडीशन क्या होगा, फ्रॉम ए टू सी। तो जब हम लोग ए टू सी का बात करेंगे तो एवरेज स्पीड का अगर बात करते हैं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या होगा टोटल डिस्टेंस, है ना, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहां पर देखिए, जब ये ए से सी बी तक गया तो 300 गया, 300 फिर वापस सी तक आया, यानी 300 + 100, और यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, ये तो था देखिए 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से ए से बी तक आने में इसको 150 सेकेंड लगा, और फिर वापस जब आएगा यहां पर तो यहां
यहां पर जो यहां से वापस यहाँ आ रहा है तो 1 मिनट और लग रहा है, तो और 60 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 150 में से 60 ऐड कर देंगे तो 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर हो गया, इसका मतलब यहां पर भी हम लोग लिखेंगे 150 + 60, तो ये कितना हो गया, 400 हो गया, और ये यहां पर कितना हो गया, 210 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और ये कितना आएगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड आएगा, समथिंग है ना, समथिंग ये इतना के बराबर आएगा, मतलब इतना के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं यहां पर हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, अगर हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 में से ये तो हट गया, ये हट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 300 में से -100 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर टाइम कितना लग रहा है, उतना ही टाइम लगेगा, 210 सेकेंड। तो यहां पर 200 हो गया और ये 210, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट वैल्यू यही आएगा, लगभग 0.9 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो एक तालाब में स्ट्रेट लाइन पर मोशन में है, ठीक है, और उस पर जो एक्सीलरेट हो रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन काम कर रहा है, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है, यहां पर देखिए वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 8.0 सेकेंड। तो बोल रहा है कि इस टाइम पर अगर इतना एक्सीलरेट हो रहा है तो वो कितना डिस्टेंस तक जाएगा। तो देखिए यहां पर स्टार्टिंग जो, देखिए यहां पर इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और आपको ये नॉलेज में आना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और निकालने के लिए क्या बोल रहा है। तो अगर हम यहां पर गिवन क्वांटिटी का बात करेंगे तो गिवन में देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, 0 था। ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी उसके पास कितना था, 0 था। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। और टाइम कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू दिया है 8.0 सेकेंड, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 सेकेंड भी लिख सकते हो। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस s इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर जरा सोचिए, ठीक है, क्या सोचना है कि इसमें मोशन का तीनों इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों में से कौन सा यहां पर इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे कि s निकल जाएगा। तो s वाला दो ही इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, यानी इसका यूज तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में से क्या यूज होगा। तो आप अपना इंफॉर्मेशन को चेक कीजिए कि आपके पास है क्या आपके पास भी है, नहीं है, तो आप यहां पर ये फॉर्मूला से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। यहां पर देखिए s निकालना है, u है आपके पास, t है, a है, तो यहां से हम लोग s को निकालेंगे यहां से। तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से s को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए u आपके पास 0 हो गया, 0, और यहां पर कितना हो गया, 8, ये हो गया हाफ, और ये हो गया a के जगह 3, और इसका ए टी स्क्वायर, यानी यहां पर कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 64 इंटू 3/2, तो यहां पर ये कट जाएगा।
ये कट जाएगा 32 हो जाएगा, और 32 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 9 यानी 96 मीटर आपका आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा 96 मीटर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मोटर बोट है गिवन टाइम यानी 8 सेकंड में ये कहां पहुंच जाएगा 96 मीटर तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मोशन इक्वेशन लगाए तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर तीनों इक्वेशन को चेक करना है कि कौन वाला इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है और ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। अच्छा, गिवन कभी कभी अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि गिवन क्या क्या है तो आप उसका यूनिट को पकड़िएगा। जैसे यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सेकंड है, इसका मतलब आपको टाइम दिया हुआ है। कहीं मीटर पर सेकंड रहेगा तो वो वेलोसिटी रहेगा। सिंपल सी बात है, इसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है कुछ हाइट से। हाइट कितना दिया है, देखिए हाइट कितना दिया है यहां पर 20 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। चलिए इसका कंडीशन को यहां पर हम डायग्राम से समझाते हैं। मान के चलिए यहां पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहां पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा है, इस बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है। इस बिल्डिंग का यहां पर इसका हाइट कितना है 20 मीटर। ठीक है, हाइट कितना है 20 मीटर। अब इसको ड्रॉप करेगा तो ये सीधा गिरेगा, ऐसे करके ये सीधा गिरेगा, यहां पर गिरेगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 20 मीटर के हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, तो इस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, a इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब ऊपर और नीचे गिरता है तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, g बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है, g हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब बोल रहा है कि कितना जब यहां पर ये टकराएगा तो इसके पास वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, एक बात को समझिए, जब हम लोग किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी पहले क्या होता है, रेस्ट में होता है। यानी इसके पास u जो था वो कितना था 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को क्या निकालना है, v इक्वल टू वाट, और फिर क्या दिया है h इक्वल टू, हम लोग को यहां पर h माने s इक्वल टू दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो आपको v निकालना है। यहां पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम नहीं दिया है तो मोशन इक्वेशन फिर से हम वही बोल रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, और फिर हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर हो गया आपका S इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग को क्या निकालना है ये समझिए, गिवन इंफॉर्मेशन ये हो गया, निकालना हम लोग को क्या है, v निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दोनों में तो टाइम दिया हुआ और मेरे पास टाइम है नहीं, तो अब बच गया आपका ये, तो हम लोग यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहां पर u क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 10, और हाइट कितना है आपका 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखिए v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर ये हो गया 400, ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। तो वेलोसिटी कितना रहेगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड। फिर बोल रहा है कि कितना टाइम के बाद ये जो है ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, यानी यहां से जब छोड़ रहे हो आप तो ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग मोशन का कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है, ये भी है आपका, ये u है, ये आपका इसको अगर हम लोग लगा देंगे तो आराम से बन जाएगा ये वाला इक्वेशन को। क्यों, क्योंकि मेरे पास भी आ गया है, भी हम निकाल लिए हैं। तो यहां पर हम लोग
लोग v इक्वल टू अगर u प्लस 80 लिखते हैं तो v तो मेरे पास आ गया है 20 और ये तो 0 है, ये तो 10 है और ये तो t है। ठीक है, तो ये 20 और ये 10t हो गया तो ये कट जाएगा, यानी t इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी आफ्टर 2 सेकेंड द बॉल विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना, बॉल क्या होगा, ग्राउंड को टकरा जाएगा और यहां पर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ग्राउंड को टकराएगा। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल। देखिए मोशन इक्वेशन लगाना बहुत इजी है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है और मोशन का कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो मोशन में 3 ही इक्वेशन होता है, 3 ही में से किसी एक को यूज करना है। ऐसा बात नहीं कि 20 इक्वेशन होता है उसमें से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इक्वेशन 3 ही है, किसी ना किसी से बन ही जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ रेडियस 4250 किलोमीटर, कैलकुलेट द इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये बोल रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्विंग कर रहा है और कितना जो जिस ऑर्बिट पर वो रिवॉल्विंग कर रहा है उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो रेडियस दिया है 42250 और एक चक्कर घूमने में उसको जो टाइम लग रहा है वो 24 आवर्स लग रहा है। तो बोल रहा है कि इसका स्पीड कितना होगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर क्या है कि रेडियस, देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग को उसका स्पीड निकालना है किसका, सैटेलाइट का, ये मान के चलिए कि यहां पर अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये सैटेलाइट रिवॉल्विंग कर रहा है। ठीक है, ये सैटेलाइट है, ये रिवॉल्विंग कर रहा है इसके चारों तरफ कुछ स्पीड से। तो ये जो है एक चक्कर, इसका रेडियस कितना दिया है 42250 किलोमीटर। ठीक है, और ये एक चक्कर घूमने में कितना लग रहा है 24 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालना है। तो अगर स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे, कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, देखिए अगर हमको यहाँ टाइम दिया है एक चक्कर के लिए तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या यूज करेंगे, वन रेवोल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो एक चक्कर का जो टाइम दिया है वो 24 आवर दिया है। ठीक है, यानी 24 आवर, तो एक चक्कर जब घूमेगा तो वो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 2πr, ये कितना हो जाएगा 2πr डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं और यहां पर पाई का वैल्यू हम पुट करते हैं, मान के चलिए 22/7 और आर का वैल्यू यहां पर क्या दिया है, रेडियस दे दिया है 42250 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया 24 आवर, तो ये हो जाएगा जो आंसर जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, जैसे मान लेते हैं इसको कैंसिल आउट करते हो, 20 हो गया, 20 को 12 हो गया, ये 11 हो गया और ये यहां पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है लगभग ये आएगा आपका 11065 किलोमीटर पर आवर आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 11065 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ये जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका जो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके आप बताइए कि क्या सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग लेकर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज और प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।